नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर अब हम व्याकरण जो हमारा सिलेबस है, हिंदी व्याकरण जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतिम अध्याय को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी अध्याय है। हालांकि यहां से प्रश्न आने की संभावना एक दो रहती है, परंतु एक दो प्रश्न भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत काम के हैं, क्योंकि वहां से भी हमको नंबर मिलेगा जो कि हमको चयनित करवाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। जल्दी से आप लोग आ जाइए और हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बहुत धैर्य से आपको उसको पढ़ना है और 2-3 दिन इसमें लग जाएंगे। शनिवार में थोड़ा सा अधिक समय भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस दिन हम थोड़ी सी लंबी कक्षा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो शनिवार में आपका सिलेबस पूरा हो जाने वाला है। उसके बाद तो आपका वो रह जाएगा शब्दावली वाला। शब्दावली वाले में भी आपके 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, पर्यायवाची और उसके बाद समश्रुत भिन्नार्थक, उसके बाद आज आपका तत्सम तद्भव भी पूरा हो जाएगा। बाकी जो हमारे टॉपिक रह जाएंगे तो बहुत जल्दी आने वाले 15-20 दिन में या 25 दिन में हम उसको पूरा कर लेंगे, यानी दिसंबर होते होते आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। अब आप निश्चिंत होकर के मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। हाँ, कल 1 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी। तो हमारा जो आज का विषय है मेरे मित्रों, वो क्या है? वो विषय है हमारा वाक्य शुद्धि। क्या है? वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये हमारा टॉपिक है। अब वाक्य शुद्धि में मूलतः वो देखना चाहता है कि हिंदी को लेकर के आपकी कैसी समझ है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वाक्य में अलग अलग तरह की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, जो क्या काम करती हैं, जो वाक्य के अर्थ को ठीक ठीक स्पष्ट होने में बाधा खड़ी कर देती है। और यदि वाक्य में अशुद्धियां ना हों तो वाक्य का बिल्कुल सटीक अर्थ पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, कहने वाले को, लिखने वाले को लग जाएगा। तो इसमें बहुत तरह की अशुद्धियां होती हैं। अलग अलग पुस्तकें इसको अलग अलग हिसाब से बताती हैं, अलग अलग हिसाब से दिखाती हैं। हालांकि ये कोई अध्याय वैसा नहीं है कि इसकी कोई परिभाषा बताई जाए और इसके सिद्धांत को समझाया जाए। ये वो कमियां हैं जो व्याकरण के ज्ञान के अभाव में स्वतः खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ठीक ठीक व्याकरण का ज्ञान नहीं है, वो इनको गलती करता है। तो अगर मैं एक तत्काल एक वो परिभाषा जैसा बना देता हूं कि व्याकरण के अज्ञान के कारण व्याकरण के अज्ञान के कारण व्याकरण के अज्ञान के कारण वाक्यों में अशुद्धियां होती हैं। वाक्यों में क्या होती हैं? अशुद्धियां होती हैं व्याकरण के अज्ञान के कारण, है ना। व्याकरण का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है। व्याकरण के अज्ञान के कारण वाक्य में अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां होती हैं वाक्य में, अशुद्धियां होती हैं वाक्य में, अशुद्धियां होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको व्याकरण का बढ़िया ज्ञान है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता, वो मेरे को मिला नहीं है प्लाटून कमांडर वाला, बट मैं इसको इतनी डिटेल में लेके जाऊंगा कि आपको सब प्रश्न यहीं से मिलने की पूरे पूरे संभावना हो जाएगी। आप देखेंगे, खूब आनंद आपको यहां से आएगा। अब यहां पर देखो, वाक्य में अशुद्धि होने से क्या होता है। यहां पर अगर कोई पूछने लगे कि वाक्य में अशुद्धि होने से, वाक्य में अशुद्धि होने से क्या होता है, अगर कोई पूछने लगे आपसे कि वाक्य में अशुद्धि होने से क्या होता है, ऐसे बिल्कुल साधारण भाषा में क्या होता है, वाक्य में अशुद्धि होने से क्या होता है, तो उत्तर आपका जाना चाहिए कि वाक्य में यदि अशुद्धि रहती है तो उससे क्या होता है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वाक्य का अर्थ ठीक ठीक स्पष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? ठीक ठीक स्पष्ट नहीं होता। ठीक ठीक स्पष्ट नहीं होता है। वाक्य का अर्थ ठीक ठीक स्पष्ट नहीं होता है। यह मूल बात है, बस इतनी सी बात है।
तो यहां पर आपसे पूछने लगेगा, एक प्रश्न बन जाएगा कि वाक्य शुद्धि की जरूरत क्यों है। तो तुरंत आपका उत्तर यहां होना चाहिए कि वाक्य शुद्धि की आवश्यकता इसीलिए है जिससे हमको वाक्य का ठीक ठीक अर्थ लग जावे, है ना, वाक्य का ठीक ठीक अर्थ लग जावे। हाँ। प्रशासनिक शब्दावली की कोई बुक तो नहीं है, बट मैं आपको बहुत इन डेप्थ करवाऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न वहां से आते हैं। प्रशासनिक शब्दावली वो शब्दावली है जो मंत्रालयों में, सचिवालयों में, प्रशासन में यूज होती है, और मूलतः उसको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। और इतना सब कुछ आप जानते हैं, जब हम उसको करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, आप चिंता मत करो। तो यहां पर एक पॉइंट है कि वाक्य शुद्धि की आवश्यकता, एक पॉइंट बन सकता है वाक्य शुद्धि की आवश्यकता। कि भाई गलतियों, वाक्य शुद्धि क्या है, वाक्य शुद्धि क्या है, तो सीधे सीधे आप इसमें लिखें, सीधे सीधे इसमें लिखें कि वाक्य शुद्धि क्या है, कि वाक्य में से व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया, अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया, दूर करने की प्रक्रिया जिससे व्याकरण, वाक्य में व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया जिससे वाक्य का ठीक ठीक अर्थ स्पष्ट हो सके, ठीक ठीक अर्थ स्पष्ट हो सके, ठीक ठीक अर्थ स्पष्ट हो सके, उसको क्या कहा जाता है, वाक्य शुद्धि कहा जाता है। इससे ज्यादा इसकी परिभाषाओं में लिखना जो है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हम वैसी डिटेल में जाएंगे, वैसे ही डिटेल से इसको पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। तो व्याकरण के ज्ञान से अब आपके दिमाग में आ सकता है कि कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं, कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं जो वाक्य से संबंधित हो। तो अलग अलग व्याकरण के जानकार अपनी पुस्तकों में अलग अलग ढंग से चीजों को लिखते हैं, पर मूलतः अगर आप बोलें, अगर साधारणतः चीजों को लिखने का प्रयास करें, साधारणतः चीजों को लिखने का प्रयास करें, तो यहां पर लिखें कि वाक्य में निम्नलिखित अशुद्धियां हो सकती हैं, वाक्य में निम्नलिखित अशुद्धियां, वाक्य में निम्नलिखित अशुद्धियां हो सकती हैं, वाक्य में निम्नलिखित अशुद्धियां हो सकती हैं। अब कौन सी वाली अशुद्धियां हो सकती हैं, तो इसमें कुछ क्रम से, जैसे संज्ञा संबंधी कोई गलती हो सकती है। अभी हम इन डेप्थ जाएंगे, पूरा का पूरा इन डेप्थ चीजों को समझेंगे। अच्छा, कि संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है, कैसी हो सकती है, तो यहां पर आप लिखेंगे संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा को गलत ढंग से हमने प्रयोग कर दिया, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो गई हमारी। दूसरी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई, सर्वनाम प्रयोग किया जाना था कुछ और प्रयोग किया जा रहा है कुछ। जैसे मुझे प्रयोग किया जाना चाहिए था, मेरे को वहां जाना है, भाई तेरे को कहां जाना है, तो मेरे को और तेरे को, कोई ये व्याकरणिक शब्द नहीं है, ये कोई सर्वनाम नहीं है, मेरे को वहां जाने का है, तेरे को वहां, ये नहीं, मुझे वहां जाना है या तुझे वहां जाना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हमारी देखने के लिए यहां पर मिलती है। तीसरी हमारी कौन सी आ जाती है, इसके बाद हमारा आ जाता है लिंग संबंधी अशुद्धि। कौन सी, लिंग संबंधी, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के बाद तो लिंग संबंधी अशुद्धि हो सकती है। कि है तो अब किस तरह से हो सकती है, कि है तो पुल्लिंग शब्द, और पुल्लिंग शब्द के अकॉर्डिंग ही क्रिया होनी चाहिए, और क्रिया है स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग क्रिया दे रखी है, या अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग क्रिया दे रखी है, या उसके हिसाब से क्या कर रखा है हमारा बाकी विशेषण का प्रयोग कर रखा है उस हिसाब से। तो ऐसी गलतियां वहां पर देखने को मिल सकती हैं। तो लिंग संबंधी अशुद्धि हमारी देखने के लिए मिल सकती है।
लिंग संबंधी अशुद्धि। चौथे नंबर पर आ जाता है आपका संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन संबंधी अशुद्धि। चौथे नंबर पर कौन सा आ जाता है? वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि देखने को हमको मिल जाती है, वचन संबंधी अशुद्धि भी देखने को मिलती है। पांचवें नंबर पर हमारा आ जाता है क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि भी देखने के लिए कई बार मिल जाती है। क्रिया संबंधी अशुद्धि भी हमको देखने के लिए मिल जाती है। छठवें नंबर पर आपका आ जाएगा विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि। बताओ, अगर इस अध्याय को बिल्कुल शुरू में पढ़ा जाए तो इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक आप संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक लिख दिया, मैंने नहीं लिखा, कारक नहीं लिखा मैंने, इसको सही करते हैं, कारक है ना, कारक, कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धि, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखते हैं क्रिया, क्रिया संबंधी अशुद्धि। सही कर लीजिए, क्षमा चाहता हूं अगर गलत हो गया होगा तो, आपकी कॉपी में कुछ काटा छाटी हो गई हो तो। अशुद्धि क्या करें ना, बूढ़े हो गए हैं, 50 साल से ऊपर की अवस्था हो रही है, अब कुछ याद नहीं रहता, तो बस हो जाता है। विशेषण संबंधी अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि, ठीक है, विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाती है। इसके बाद कुछ अशुद्धियां और भी मानी जाती हैं, जिसमें पदक्रम की अशुद्धि हो जाती है। इसको थोड़ा सा अलग से बताएंगे, ठीक है। एक इसी में एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं यहां पर, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। पदक्रम संबंधी अशुद्धि, पदक्रम, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। पदक्रम, पदों का क्रम। पद क्या होते हैं? शब्दों को ही पद कहा जाता है जब वो वाक्य में प्रयोग होते हैं। हाँ, नहीं, क्रमबद्ध देखेंगे क्योंकि इससे आसानी रहेगी हमको। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। हर एक चीज बताएंगे, हर एक चीज समझाएंगे। तो आदि आदि चीजें हो सकती हैं। एक एक माना जाता है अधिक पदत्व, एक है ना, जहां पर एक शब्द की जरूरत है, सिमिलर एक वर्ड को वहां पर दोबारा से यूज कर देना, तो वो अधिक पदत्व भी माना जाता है, उसको भी लिख देते हैं। बट यहां पर भी वो आ जाएगा, संज्ञा में भी आ जाएगा वो अधिक पदत्व, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि। आदि आदि अशुद्धियां हमको देखनी चाहिए, आदि आदि चीजें हमको समझनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर, अब अगर हम समझें यहां पर, है ना, जैसे यहां पर हमको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक अनावश्यक संज्ञा पद, अनावश्यक, अनावश्यक मतलब अधिक पदत्व, यहां पर अधिक पदत्व, अनावश्यक संज्ञा, अनावश्यक संज्ञा का प्रयोग, अनावश्यक संज्ञा, यहां पर उस संज्ञा की जरूरत ही नहीं थी, कोई नीड वहां पर नहीं हमको दिखाई दे रही है। फिर आपको ताऊ बोल सकता है, अरे नहीं बाबा बोलो मेरे को भाई, बाबा बोलो, बड़ा बाबा बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, दादा गुरु बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ है ना, अनावश्यक संज्ञा जिसको अधिक पदत्व बोला जा सकता है। और एक आ सकता है आपका अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त मतलब गलत, गलत संज्ञा, अनुपयुक्त संज्ञा पद, अनुपयुक्त संज्ञा पद, और वहां पर भी पद लिख लीजिए। तो इतनी तरह की अशुद्धियां आपकी हो सकती हैं। आइए क्रमशः क्रमशः इनको देखना और जानना शुरू करते हैं। हाँ, यहां तक की स्थिति स्पष्ट है? बताइए एक बार, यहां तक की स्थिति स्पष्ट है? एक बार थम्स अप करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में सबसे पहले जो हमारा कौन सा है, हमारा अनावश्यक यानी अधिक अधिक पदत्व संज्ञा पद जो है, इसकी कमियों को देखना शुरू करते हैं कि कहां कहां कैसी कैसी कमियां आपकी देखने को मिल सकती हैं। लगते तो नहीं सर? हाँ, 50 से भी ज्यादा हो सकती है, हमको याद नहीं है हमारी जन्म तिथि। हाँ, RWA में जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर दादाजी क्या हाल है आप? सर दादाजी बढ़िया यार, मेरे को कुछ ही बोलने लगो आप। हाँ
चलो बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर लिखते हैं, अब यहां पर अब जानना शुरू करो मेरे साथ में। पेन कॉपी जरूर रखना अपनी, क्योंकि जितना अपने हाथ से लिख लोगे उतना बढ़िया रहेगा। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, है ना, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। और उस संज्ञा संबंधी अशुद्धि में सबसे पहले जिस चीज को हम देखने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं वो है आपका क्या, अनावश्यक संज्ञा पद। अनावश्यक, अनावश्यक जिसकी जरूरत नहीं है, अनावश्यक संज्ञा पद, अनावश्यक संज्ञा पद। इसको अधिक पदत्व यहां पर बोल दो आप, अधिक पदत्व के उसकी जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर। तो अनावश्यक संज्ञा पद यानी ऐसे शब्दों का यूज करना जिनकी जरूरत नहीं है। अरे भाई हाँ। ऐसे संज्ञा पदों का, ऐसे संज्ञा शब्दों का प्रयोग जिनकी जरूरत नहीं है, का प्रयोग जिनकी जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है। जैसे एक तरफ हम लिख लेंगे यहां पर अशुद्ध, एक तरफ लिख लेंगे हम क्या, अशुद्ध वाक्य, और वहां से फिर हमको पता लग जाएगा अशुद्ध से शुद्ध। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा तैयार होगा। फिर आपके सामने जैसे ही प्रश्न आएगा आप तुरंत से उसको सही करके ले जाएंगे। हाँ ठीक है, तुरंत उसको सही करके आप ले जाएंगे। अशुद्ध वाक्य है और यहां पर हम लिखेंगे एक तरफ शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं और करते हैं, जैसे ये बहुत आता है पेपर में कि अब विंध्याचल पर्वत, एक ही आता है, बहुत आता है पेपर में। अब विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है, हरा भरा हो गया है, हरा भरा हो गया है। बताना यहां पर क्या गलती लग रही है आपको, एक बार बताना मेरे को। यहां पर गलती एक्चुअली में क्या है कि आप यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं, विंध्याचल पर्वत। तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई है, आपको मैंने एक चीज बताई है कि यहां पर जो विंध्य लिखा हुआ है, विंध्याचल, क्या लिखा हुआ है, विंध्याचल, तो इसका संधि विच्छेद करने पर क्या आ जाएगा, ये विंध्य आ जाएगा, विंध्य, और साथ में आ जाएगा अचल, साथ में क्या आ जाएगा, अचल। अचल का क्या मतलब होता है, अचल का मतलब पर्वत ही नहीं होता क्या, पर्वत को ही तो अचल कहा जाता है। और उसके बाद विंध्याचल पर्वत, यानी कि अब विंध्य पर्वत, पर्वत हरा हो गया है, ये इसका अर्थ निकल रहा है। तो यहां पर जो पर्वत शब्द है वो अनुपयुक्त है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अनावश्यक है, अनुपयुक्त नहीं अनावश्यक है। तो ये आपका हो जाएगा गलत। यहां पर सही क्या हो जाएगा, तो सही आपको यहां पर क्या लिखना है शुद्ध में, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। क्या हो गया है, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है, हरा भरा हो गया है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। क्या है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ये आपका क्या माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा, और ये वाला आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो इस तरह से आपको पेपर में चीजें मिलती हैं। यहां पर ये चीजें पकड़ गए, फिर प्रश्न किसी भी तरह से आपके सामने आए आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। जैसे एक बहुत आता है, मैं मंगलवार के दिन, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। तो अब आप एक चीज देखने का प्रयास करो, एक चीज समझने का प्रयास करो। यहां पर ये मंगलवार के दिन, यहां पर पूरी की पूरी कमी है। आप यहां पर मंगलवार बोल रहे हो, तो मंगल तो दिन का नाम है, और वार जो होता है, वार शब्द जो है, इस वार शब्द का मतलब भी तो दिन ही होता है। तो मैं मंगल के दिन, ये इसकी सेंस बन गई। तो ये क्या हो गया, ये आपका यहां पर अधिक पदत्व हो गया, जरूरत ही नहीं थी उसकी, यहां पर कोई नीड ही इसकी यहां पर नहीं है। तो या तो आप यहां पर ये बनाओ, अब या तो आप यहां पर ये बनाओ कि मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, ये सही है, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं।
मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं। या आप इसमें ऐसे बना सकते हो, मैं मंगल के दिन, ये बन सकता है पर उपयुक्त तो पहले वाला ज्यादा है। मैं मंगल के दिन ऐसे बना सकते हो, व्रत रखता हूं, मैं मंगल के दिन व्रत रखता हूं, मैं मंगल के दिन व्रत रखता हूं, ये आप बना सकते हो। तो ये वाला जो आपका है, मैं मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, वार और दिन दोनों एक ही बात होती है। क्या होती है? वार इक्वल टू दिन। तो यहां पर आप दिन शब्द का प्रयोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये जो है ये यहां पर प्रयोग गलत है। यहां पर ये पर्वत शब्द जो है इसका प्रयोग गलत है। यहां पर आपका सही हो जाएगा, या तो ये प्रयोग करो या ये प्रयोग करो। प्राथमिकता जो देनी है वो इसको देनी है, इसको प्राथमिकता देनी है। किसको? ये जो मंगलवार वाला है, प्राथमिकता, इस प्राथमिकता एक को दें, प्राथमिकता एक को दें। तो ये यहां पर क्या हो रहा है? देखो, पर्वत, दिन, ये क्या, ये किस संबंधी अशुद्धि है? ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि तो है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, नॉर्मल बोलने में हम ऐसे ही बोलते हैं, यही तो गलती है हमारी, क्योंकि हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। अगर हमको व्याकरण का ज्ञान बढ़िया तरह हो जाए तो हम ऐसी गलतियां नहीं। जो व्याकरण का जानकार होगा उसकी वाणी आपको बता देगी कि वो व्याकरण का जानकार है कि नहीं। आप देखो, लोग कहते हैं हम हिंदी जानते हैं, और उनकी बोलचाल की भाषा को भी आप समझ सकते हो। उनकी बोलचाल की भाषा, उनके शब्दों के उच्चारण में और एक अच्छे व्याकरण के शब्दों के उच्चारण में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। निश्चित रूप से ये देख सकते हैं आप। उसकी भाषा विशुद्ध होगी, उसकी भाषा माधुर्य से आप प्लावित हो जाएगी। हमको तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हमको तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पर हमारे एक आचार्य जी हैं, हमारे एक आचार्य जी हैं, आचार्य राम स्नेही मिश्र जी। उनकी वाणी में आपको कभी सुनवाऊंगा, उनकी वाणी में आपको सुनवाऊंगा, आपको आप आनंद आ जाएगा आपको। वो उद्भट विद्वान है, 20-21 साल के हैं, 22 साल के होंगे अधिक से अधिक, और उद्भट विद्वान है छोटी सी अवस्था में ही। हाँ हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले आगे देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अशुद्ध शुद्ध ये लिख देते हैं, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। समय कितना भी लगे पर कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। अशुद्ध वाक्य, और यहां पर हमारा शुद्ध वाक्य, यहां पर हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यह हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आप यहां पर देखने का प्रयास करो। जैसे कोई कहने लगे कि अब दिल्ली चलने की व्यवस्था का प्रबंध करें। ये तो सुनकर के ही अटपटा लग रहा है। प्रबंध करें, अब दिल्ली चलने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो आप एक बात देखो, यहां पर व्यवस्था और प्रबंध दोनों एक ही तो बात है। व्यवस्था एक तरह से मूलतः अगर देखा जाए, व्यवस्था इक्वल टू प्रबंध, ये अधिक पदत्वी तो हो रहा है। संज्ञा कैसी है? अनावश्यक संज्ञा पद, दोनों एक ही जा रहे हैं, तो गलत यहां पर इसको माना जाएगा। सही किसको माना जाएगा? सही माना जाएगा आपका, सही माना जाएगा यहां पर। इसको मैं नंबर इसलिए डाल रहा हूं सेम टू सेम, कि अब दिल्ली चलने की व्यवस्था करें। अब दिल्ली चलने की व्यवस्था, मैं इसको अलग लिखूंगा जिससे आपको समझ में आए। या तो व्यवस्था लिख दो, ये भी सही है, या लिख दो प्रबंध करें। दोनों में से एक लिख दो, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या करके अब दिल्ली चलने की व्यवस्था करें, या दिल्ली चल, इसको अलग ही लिखते हैं क्योंकि ये की और का वाला सेंस आ रहा है। दिल्ली चलने की व्यवस्था करें, या तो ये लिख दो, या इसमें आप एक चीज लिख दो, या अब दिल्ली चलने का प्रबंध करें। अब दिल्ली चलने का, यह है शब्द, यह है वाक्य शुद्धि। चलने का प्रबंध करें, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी। दोनों चीजों का अगर एक साथ प्रयोग हो रहा है तो गलत प्रयोग माना जाएगा। ठीक है, यह पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। तो ये दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। यह प्रयोग आपका गलत है, अब दिल्ली चलने की व्यवस्था का प्रबंध करें।
हाँ अर्जुन, मैं देख लूंगा एक बार, मेरे को याद दिलाना भाई। व्यवस्था को गलत माने या प्रबंध को? दोनों सही हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, गलत कुछ नहीं है, मैं बता तो रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, दोनों शब्द सही हैं, दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। अधिक पदत्व है ना, कि फालतू में चीजों को यूज कर रहे हैं हम, या तो वार यूज करो या दिन यूज करो, ठीक है, या तो वार यूज करो या दिन यूज करो, या तो पर्वत यूज करो या अचल यूज करो, है ना, या तो व्यवस्था यूज करो या प्रबंध यूज करो, दोनों एक साथ करोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों एक साथ प्रयोग करेंगे तो गलती हो जाएगी प्यारे, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा, जैसे कोई कहने लगे प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, ठीक है, चलो मान लिया प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। अब गलती कहां पर है, आप देखो क्या बोल रहे हो, प्रातः काल है ना, और फिर समय भी बोल रहे हो, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मूलतः देखा जाए काल और समय एक ही तो बात होती है, तो आप एक शब्द का प्रयोग बार बार क्यों कर रहे हो, तो ये गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सही क्या माना जाएगा, प्रातः काल घूमना चाहिए, क्योंकि काल में समय की ही तो बात है, प्रातः का समय, प्रातः काल घूमना चाहिए, ये हमारा सही माना जाएगा। प्रातः काल घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए, तो ये आपका सही होगा, जबकि प्रातः काल के समय ये आपका गलत माना जाएगा। हम्म सचिन, मनमाने ढंग से नहीं होंगे ये चीजें कि वाक्य शुद्धि हम अभी अपने हिसाब से करें, नहीं, ये वो गलतियां हैं जो हर कोई करता है और इनके एग्जाम्पल फिक्स हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम बना नहीं रहे हैं यहां पर, ये वो हैं जो पेपर में आते हैं, यही गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं, यहीं से प्रश्न बनता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे आगे चलते हैं और उदाहरणों पर चलते हैं, और उदाहरणों पर चलते हैं, अच्छा लगेगा आपको। अशुद्ध वाक्य, और इधर लिखेंगे हम शुद्ध वाक्य, इधर लिखेंगे हम लोग शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य में जैसे हम यहां पर कौन से नंबर का है, 5 हो गए हैं हमारे, 4 ही हुए हैं, 5वां, ठीक है। जैसे 5वां, वर्षा, वर्षा काल के दिनों में, लिखें इसमें वर्षा काल के दिनों में, या वर्षाकालीन, वर्षाकालीन दिनों में, वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ बहुत होता है, कीचड़ बहुत होता है, वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ बहुत होता है। बताओ कहां गलती लग रही है, वर्षाकालीन दिनों में। हाँ, प्रातः काल, प्रातः समय घूमना चाहिए, नहीं, प्रातः समय तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, प्रातः काल ही तो होता है, प्रातः समय थोड़ा ही होता है। हम्म देखो यहां पर क्या गड़बड़ है। अब देखो, आप एक चीज समझो, काल का मतलब समय, काल का मतलब दिन, एक ही बात होते हैं। काल और समय ये सब एक ही यूनिट है, और समय को ही दिनों में बताया जाता है, दिन में बताया जाता है। तो प्रातः काल, समय और दिन, आप देखो यहां पर इसने वर्षाकालीन भी बोल दिया और दिन भी बोल दिया, ये गलत है यहां पर, ये गलत प्रयोग है, वर्षा काल और ये प्रयोग हमारा यहां पर गलत है। सही प्रयोग क्या माना जाएगा, या तो आप इसमें प्रयोग करो कि वर्षा काल में, सीधे सीधे, या तो बोलो वर्षा काल में कीचड़ बहुत होता है, ऐसे बोलो, या तो आप कीचड़ बहुत होता है, कीचड़ बहुत होता है, या तो ऐसे बोलो आप इसको, या फिर ऐसे बोलो कि वर्षा के दिनों में, अगर बोलना है दिन ही बोलना है तो वर्षा के दिनों में ऐसे बोलना पड़ेगा, वर्षा के दिनों में कीचड़ बहुत होता है। ये दोनों का प्रयोग एक साथ गलत है। हाँ, वर्षा के दिनों में कीचड़ बहुत होता है, या तो ये प्रयोग करो या ये प्रयोग करो, वर्षा काल करो या वर्षा के दिनों में करो, ये दोनों प्रयोग सही माने जाएंगे, जबकि वर्षाकालीन दिनों में ये गलत माना जाएगा आपका। छठवां देखो आप, एक उदाहरण और इसमें देखो जो परीक्षा के लिए जरूरी है। जैसे राघव
अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ताकत के बल पर जीत गया, राघव अपनी ताकत के बल पर जीत गया। तो अब आप एक चीज देखो, अब आप देखो यहां पर ये सुनने में पढ़ने में बिल्कुल ठीक लगेगा कि भाई ये राघव अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ठीक है, एक ही तो बात है, बिल्कुल बढ़िया है, क्या दिक्कत है, क्या समय है। हाँ हाँ, वर्षा काल में, हाँ। सर इसमें मात्राओं की शुद्धि भी हो सकती है क्या? नहीं, वो वर्तनीगत अशुद्धि होती है, गलत वर्तनी का शब्द प्रयोग कर लिया जाए, पर वो वर्तनी अशुद्धि में आता है, इसमें नहीं आता, मूलतः इसमें यही देखा जाता है। अब आप देखो यहां पर, अब आप देखो अपनी ताकत के बल पर, तो देखो ताकत और बल जो है वो एक ही तो बात है, ताकत और बल एक ही तो बात है, बस भाषा का ही तो अंतर है। बल हिंदी का शब्द है, ताकत का, ताकत आपका उर्दू का शब्द है। तो यहां पर यह प्रयोग आपका सर्वथा गलत मान लिया जाएगा। सही प्रयोग क्या माना जाएगा, सही प्रयोग क्या माना जाएगा, ये 5वें नंबर पर है, ये 6वें नंबर पर, कि राघव अपने बल पर जीत गया, या तो ये लिखो यहां पर राघव अपने बल पर जीत गया, राघव अपने बल पर जीत गया, या तो ये लिखना उपयुक्त है यहां पर, अपने बल पर जीत गया, ये लिखना ज्यादा उपयुक्त है, या इसमें लिखना पड़ेगा राघव अपनी ताकत से जीत गया। ठीक है, अपनी ताकत के भरोसे, अपनी ताकत के भरोसे, के भरोसे लिखना तो ठीक नहीं है, यहां पर लिख सकते हैं, चलो यहां पर के भरोसे जीत गया, पर जो है भरोसे है, भरोसे जीत गया। मूल बात यहां पर यह है, मूल बात यहां पर यह है कि बल और ताकत ये दोनों के दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, ये बात आपको समझ लेनी है। ताकत और बल एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, ये अधिक पदत्व है, या तो ताकत प्रयोग करो या बल का प्रयोग करो, ये चीज ध्यान रखो। हाँ, पीपीटी से करवा दो सर। नहीं, हाँ, उपेंद्र बोल रहे हैं बाबा जी, आप जिस तरह से समझा रहे हैं अगर अब भी हिंदी ना समझ में आए तो कुछ नहीं बाबा जी। हाँ, अरे तो चिंता मत करो, सब सब हो जाएगा। अरे भाई मेरे को बाबा बाबा मत बोलो, मैं तुम्हारी एज का ही हूँ। तुम्हारी एज का मतलब तो तुम मेरी अवस्था जो है वो 29 के आसपास है, 29 के आसपास, तो आपसे मैं कुछ वर्ष बड़ा हूँ, बाबा मत बोलो मेरे को। सर ये फर्स्ट क्लास है क्या? फर्स्ट क्लास है, हाँ, ये पहली क्लास है। जैसे और भी और एग्जाम्पल हैं, समझते जाओ चीजों को, चिंता मत करो। अगर जरूरत पड़ेगी तो पीपीटी का इस्तेमाल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर देखना जरूरी है। जैसे उदाहरण देखो 7वां, उत्साह, जैसे किसी ने लिखा उत्साह नामक शीर्षक, नामक शीर्षक, ठीक है, सब जगह से उदाहरण लिए हैं मैंने इस टॉपिक को तैयार करने के लिए। गुरुजी शब्द शुद्धि भी, शब्द शुद्धि भी करना है, वो तो उसमें करेंगे, शब्द शुद्धि तो वर्तनी जो होती है, शब्द शुद्धि वो तो हिंदी उसमें करेंगे। हाँ ठीक है, तो उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, निबंध अच्छा है, निबंध अच्छा है, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, ये बात आपको अब देखो दिक्कत कहां है, नामक और शीर्षक दोनों एक साथ शब्द प्रयोग कर रखे हैं, नामक और शीर्षक, या तो शीर्षक बोलो या नामक बोलो, दोनों में यहां पर गड़बड़ है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर सही कैसे किया जा सकता है? तो सही करने का तरीका है यहां पर शुद्ध वाक्य में कि या तो लिखो उत्साह नामक निबंध अच्छा है, उत्साह नामक निबंध, नामक, नामक मतलब नाम वाला, उत्साह नाम वाला निबंध अच्छा है, या तो ये लिखो यहां पर, है ना, उत्साह नामक निबंध अच्छा है। अच्छा ठीक है, हाँ फिर तो तुम कह लो बाबा, फिर तो कह लो, कोई दिक्कत नहीं, 9 वर्ष बड़े हैं। हाँ हाँ सर कॉपी भर गई, भर जाने दो, ठीक है। उत्साह नामक निबंध अच्छा है, या ये लिखो यहां पर उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, उत्साह
शीर्षक निबंध अच्छा है, दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करो। दोनों शब्दों का प्रयोग गलत माना जाएगा, दोनों शब्दों का प्रयोग गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। अब और लेते हैं और को समझना शुरू करते हैं। जैसे एक 8वां एग्जाम्पल आप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में। वह रोज पौधों को पानी से सींचता है। वह रोज पौधों को पानी से सींचता है। सींचता है, क्या गड़बड़ यहां पर हो सकती है? यहां पर वह रोज पौधों को पानी से सींचता है, ठीक है, पौधों को पानी से सींच रहा है। तो क्या गड़बड़ यहां पर हमको देखने के लिए मिल सकती है? क्या समस्या यहां पर आपको दिखाई दे रही है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तुम बताओगे मुझे, अंतिम है ये। फिर अनुपयुक्त संज्ञा पदों को लेंगे, फिर सर्वनाम को लेंगे। हम्म हम्म बहुत बढ़िया मुस्कान, आप लिख रहे हो। और सींचना रोज समझ में नहीं आता है, कहाँ गया है? हाँ बिल्कुल। देखो, अब एक बात बताओ, जो सिंचाई का काम होता है ये इस दुनिया में क्या पानी के अलावा भी किसी और चीज से होता है? कि भाई आज मैं तेजाब से अपने खेतों को सींच रहा हूं, आज मैं पूरे गांव को इकट्ठा किया है, उनके माध्यम से इसका सिंचन करवाऊंगा मैं। आप समझ गए होंगे, मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, पर एक हास्य और व्यंग्य में इसको कहा जा रहा है। तो आज जहर से सिंचाई हो रही है, नहीं भाई, सिंचाई पानी से ही होती है, यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये यहां पर अशुद्धि है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ध्यान रखना, पर इंपॉर्टेंट है यहां पर कि वह रोज, रोज तो ठीक है, अलग रंग से लेंगे, नीले से लेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। यहां वह रोज पौधों को सींचता है, पौधों को सींचता है, वह रोज पौधों को सींचता है, ये आपका सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये आपका सही माना जाएगा। वह रोज पौधों को सींचता है, पौधों को पानी से सींचा जाता है, फिर पानी लिखने की क्या जरूरत है? हम्म हाँ ठीक है, क्लियर। अभी अगला हमारा एक और देखो इसमें, जैसे हाँ, राम शाम को आगरे जाएगा। आगरे जाएगा, ये बहुत जरूरी है, ये भी आपका आता है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, शहर का नाम जो है वह गलत प्रयोग किया गया है। तो सही प्रयोग यहां पर क्या माना जाएगा? ये गलत है। सही प्रयोग यहां पर क्या माना जाएगा? कि राम शाम को आगरा जाएगा। राम शाम को आगरा जाएगा। कहां जाएगा? आगरा जाएगा। आगरा जाएगा। तो शुद्ध शब्द है आगरा, ना कि आगरे, ये ध्यान रखना है आपको, ये सही है। तो यहां तक की स्थिति आपको स्पष्ट है? हम्म मिस टाइप क्या होता है बेटे? हम्म हाँ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं मुस्कान। हाँ, पर वो उतना आवश्यक नहीं है। आगरा जाएगा, यहां तक की स्थिति स्पष्ट है? हम्म एक बार हम सब करके बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने समझा अनावश्यक शब्द, संज्ञा पद, ये हमने क्या लिखा था यहां पर? अनावश्यक संज्ञा शब्द से या अधिक पदत्व से रिलेटेड है। अब यहां पर देखो, दूसरा जो टाइप है इसमें, दूसरे टाइप को समझो आप। यहां पर दूसरा टाइप क्या कहता है? अनुपयुक्त संज्ञा पद। अनुपयुक्त, अनुपयुक्त संज्ञा पद। अनुपयुक्त मतलब गलत, कहना गलत गलत के छुपाना सही सही। सुना है आपने? बहुत सुंदर है।
अनुपयुक्त संज्ञा पद, अनुपयुक्त संज्ञा पद, गलत संज्ञा पद का हम इस्तेमाल कर ले में तो उससे भी हमको क्या हो जाती है, अशुद्धियां वहां पर देखने के लिए मिलती हैं। यहां पर एक तरफ लिखते हैं हम अशुद्ध वाक्य, एक तरफ लिखते हैं हम यहां पर अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य एक तरफ हम यहां पर लिखेंगे और एक तरफ हम लिखेंगे शुद्ध वाक्य। तो आप शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य है और शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य में यहां पर देखने का आप प्रयास करो। जैसे एक उदाहरण बहुत बढ़िया है कि उन्नति के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में संकट आते ही हैं। उन्नति के मार्ग में संकट आते ही हैं। तो यहां पर अब आप देखोगे कि क्या गलती यहां पर हो रही है, कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहां पर। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं बेटे, मेरा मन गदगद हो गया। हम्म हम्म हाँ ठीक है। तो देखो यहां पर अब उन्नति के मार्ग में संकट शब्द का प्रयोग करना यहां पर ठीक नहीं है। यहां पर संकट शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। यहां पर शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा कि उन्नति के मार्ग में बाधा आती ही है। उन्नति क्या लिखेंगे, उन्नति के मार्ग में बाधा आती है, मार्ग में संकट नहीं आते। उन्नति के मार्ग में, ये अनुपयुक्त है प्रयोग करना, मार्ग में बाधाएं, बाधाएं आती ही हैं, आती ही हैं, आती ही हैं, संकट आते ही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप यहां पर। तो यहां पर बाधाएं जो शब्द है ये आपका ठीक माना जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा। तो संकट नहीं, बाधा शब्द का प्रयोग सही माना जाएगा। उसके बाद आओ और देखो, और देखने का प्रयास करो। गले में गुलामी की बेड़ियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, गले में गुलामी की बेड़ियां अच्छी नहीं लगती। तो अब आप बताओ क्या होती है, गुलामी की बेड़ियां कहां पड़ी होती हैं, गले में पड़ी होती हैं कि हाथों में पड़ी होती हैं कि पैरों में पड़ी होती हैं, बताओ। हम्म उन्नति में संकट आते ही है, हाँ, ही है अशुद्ध है नहीं, ही है न शुद्ध नहीं है। बताओ कहां पड़ी होती हैं बेड़ियां, बेड़ियां कहां पड़ी रहती हैं। तो गले में गुलामी की बेड़ियां नहीं पड़ी होती हैं, कहां पर, गले में गुलामी की बेड़ियां नहीं होती हैं, पैरों में बेड़ियां होती हैं। कहां होती हैं, पैरों में होती हैं बेड़ियां। दूसरा इसमें लिखें पैरों में, ये गलत शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। पैरों में गुलामी की बेड़ियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, पैरों में गुलामी की बेड़ियां अच्छी नहीं लगती। तो यहां पर आपका ये शब्द जो है पैरों में, ये ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक को देखें, हम एक को समझने का प्रयास करें। आज इसको संज्ञा वाले को तो पूरा कर ही लें। हाँ, आपके पास मेरे प्रश्नों का समाधान है, आपके पास मेरे प्रश्नों का समाधान है। किस शब्द में कहां पर गड़बड़ आपको यहां पर दिख रही है, आपके पास, हाँ, सर क्यों बाक्यों फाड़ो हो, समझ में नहीं आया बेटे क्या कह रहे हो। अरे मैं इतने भी राजस्थानी नहीं समझता हूं, तुम क्या कहने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, गले में फंदे का यूज होता है। देखो बिल्कुल सही बात है, आपके पास मेरे प्रश्नों का समाधान,
समाधान का संबंध किससे होता है? समस्या का समाधान होता है। जहां पर शब्द है समस्या, समस्या और समाधान शब्द आपस में जुड़े होते हैं। समस्या और समाधान शब्द आपस में जुड़े होते हैं। यहां पर समाधान प्रश्नों का तो उत्तर होता है। क्या होता है? प्रश्न का संबंध उत्तर से होता है। किससे होता है? प्रश्न का उत्तर संबंध उत्तर से होता है, सवाल का जवाब से होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा तीसरे वाले में कि आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है। आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है। मेरे प्रश्नों का उत्तर है। आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है। तो यहां पर आपको उत्तर शब्द लगाना है। उत्तर शब्द ठीक है, प्रश्नों का उत्तर होता है, प्रश्नों का समाधान नहीं होता है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर? तो समस्या का समाधान होता है, प्रश्नों का समाधान नहीं। समस्या का समाधान और प्रश्नों का उत्तर होता है। सर क्लास प्लेलिस्ट में नहीं आई, क्या नहीं आई? पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगले पेपर पे चलते हैं, वहां पर समझने का प्रयास करते हैं औरों को। अशुद्ध शब्द एक तरफ लिखेंगे, अशुद्ध वाक्य। शब्द तो नहीं लिखा मैंने कहीं पर, वाक्य लिख रखा है। हाँ, अशुद्ध वाक्य। और दूसरी तरफ लिख देंगे हम लोग शुद्ध वाक्य। दूसरी तरफ हम लोग लिख देंगे शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य जैसे उदाहरण हमारे पास आ जाएगा। हमारे गांव, जो गांव होता है, गांव, ग्राम, हमारे ग्राम। हाँ मुस्कान, कोई बात नहीं, देरी देरी में मत लिखो, इतना परेशान मत हो बेटे, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। हमारे गांव के मनुष्य मेहनती हैं। हमारे गांव के मनुष्य मेहनती हैं। तो यहां पर मनुष्य शब्द का प्रयोग करना अनुपयुक्त है, ठीक नहीं है, गलत है। यहां पर मनुष्य का प्रयोग नहीं होगा, यह गलत माना जाएगा, वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध कौन सा हो जाएगा? हमारे गांव के लोग, यहां पर मनुष्य की जगह लोग शब्द का प्रयोग होगा। हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के लोग मेहनती हैं। मेहनती है, हमारे गांव के लोग मेहनती हैं। हमारे गांव के लोग मेहनती हैं। तो यहां पर लोग शब्द उपयुक्त होगा, यहां पर मनुष्य शब्द गलत माना जाएगा। ये बड़ा साधारण सा है, पर ये पेपर में आ जाता है तो दिमाग घुमा के रख देते हैं, पता नहीं लगता है कि अरे भाई गड़बड़ कहां है, समस्या कहां है, ये चीज पता ही नहीं लगती है। हाँ, पर्यायवाची शब्द नहीं है राम सिंह जी। समाधान और उत्तर दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। गोलियों की बाढ़ आ गई। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। गोलियों की बाढ़ नहीं होती है, ठीक है। ये जो शब्द प्रयोग हुआ है गोलियों की बाढ़, ये गलत है। क्या होता है? गोलियों की बौछार होती है। क्या शब्द सही होता है? गोलियों की बौछार शब्द बिल्कुल ठीक माना जाता है। गोलियों की बौछार जो शब्द है ये बिल्कुल सही माना जाता है। तो यहां पर जो उत्तर, यहां पर जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? दंगे में, दंगे में गोलियों की बौछार हो गई। गोलियों की बौछार हो गई। दंगे में गोलियों की बौछार हो गई। तो यहां पर बाढ़ नहीं, बौछार शब्द अनुकूल माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। ये सही हो जाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत माना जाएगा, पर इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 6वें नंबर पर एक हमारा यहां पर आ जाता है, बहुत बढ़िया। तुम्हें तलवार की नोक पर चलना होगा। तलवार की नोक पर चलना होगा। तुम्हें तलवार की नोक पर चलना होगा। बताओ अब कहां पर गड़बड़ है? तुम्हें तलवार की नोक पर चलना होगा, बताइए।
हम्म, बताओ यहां पर कहां गड़बड़ दिखाई दे रही है तुम्हें? तलवार की नोक, तो तलवार की नोक पर टिप पर कोई चल सकता है? नहीं चल सकता है, इलॉजिकल है। तलवार की नोक नहीं, तलवार की नोक शब्द का प्रयोग गलत माना जाएगा, सही प्रयोग माना जाएगा तुम्हें तलवार की धार पर चलना होगा। तुम्हें तलवार की धार पर, मतलब कि कठिन होगी डगर, धार पर चलना होगा। तुम्हें तलवार की धार पर चलना होगा, तुम्हें तलवार की धार पर, धार शब्द ठीक है यहां पर, धार पर चलना होगा। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको समझना है। अगला हमारा सातवां देखो आप, सातवां एक शब्द इसमें, एक वाक्य और देखो इसमें। जैसे इसमें है कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। तो कहीं पर ऐसा शब्द देखो, हालांकि हत्या और वध जो है वो दोनों एक ही बात है, थोड़ा बहुत अंतर इसमें है, परंतु कहीं पर किस शब्द, कहां पर किस शब्द का प्रयोग करना है ये एक कॉमन सेंस भी देता है। तो यहां पर हत्या शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल गलत माना जाएगा। यहां पर उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा कि कृष्ण ने कंस का वध किया था, कृष्ण ने कंस का वध किया था, वध। कल को उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको, शब्दावली से देख करके तब एक्सप्लेन करूंगा, इनके अंतर को और स्पष्ट करूंगा। किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक दो और देख लो, फिर ये हमारा संज्ञा वाला पूरा हो जाएगा। हाँ, एक दो और रहते हैं हमारे इसमें। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखने का प्रयास करो। जैसे हम यहां पर लिखें पंखे की उत्पत्ति, पंखे की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उगना, पैदा होना। पंखे की उत्पत्ति किसने की? जैसे हम यहां पर लिखें पंखे की उत्पत्ति किसने की, ये प्रश्न पूछे हम, तो उत्पत्ति का मतलब क्या है? किसी ने कहीं उगाया, खेत में थोड़ी उगाया, नहीं, उत्पत्ति शब्द का प्रयोग गलत माना जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सही प्रयोग क्या हो जाएगा? कौन से नंबर का है ये? 7, 8वें नंबर का है, 8वें नंबर का है, ध्यान रखना है। तो यहां पर सही प्रयोग क्या माना जाएगा? सही प्रयोग क्या माना जाएगा? पंखे का आविष्कार, पंखे का आविष्कार किसने किया? पंखे का आविष्कार, आविष्कार किसने किया? तो यहां पर आविष्कार, जो चीजें पहले से नहीं होती हैं, जो चीजें पहले से होती नहीं है, अस्तित्व में नहीं होती, उनका आविष्कार किया जाता है। और जो चीजें पहले से होती हैं परंतु उनके बारे में ज्ञान नहीं होता है, उनकी खोज करी जाती है। ठीक है, उनकी खोज करी जाती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह आपको ध्यान रखना। एक अंतिम इसमें देख लो आप, भारत में बहुत से दर्शनीय, दर्शन योग्य स्थान हैं। भारत में बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। तो दर्शनीय स्थान शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त है, गलत है। स्थान शब्द का प्रयोग गलत है। सही शब्द कौन सा माना जाएगा? भारत में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय स्थल, स्थल हैं। भारत में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, स्थल, तो स्थल शब्द का प्रयोग हमारा यहां पर सही माना जाएगा, ये गलत हो गए। तो संज्ञा संबंधी ये अशुद्धियां हमको देखने के लिए मिल सकती हैं, ये चीज आपको जाननी चाहिए, ये चीज आपको समझनी चाहिए। स्थल,
सब बताएंगे बेटे, सब चीज समझाएंगे, चिंता मत करो। बोलो, समझ में आई आज की क्लास? कैसी लगी आपको क्लास? कैसी लगी आज आपको? हम्म। दार्शनिक नहीं, दार्शनिक तो दर्शन शास्त्र के विद्वान को दार्शनिक कहा जाता है। दर्शनीय ही शब्द सही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बस अब अंतिम टॉपिक को हम पूरा करेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर लगेंगे, और जल्दी फिर मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर के आऊँगा, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन भी होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। ठीक है, थोड़ा सा परीक्षा को आना है, ये कुछ हार्ड है, वर्ड चेंज हो रहे हैं, वर्ड चेंज नहीं हो रहे हैं, बहुत आसान है। हम्म। सरिता पूछ रही है, सर क्या घर पे पढ़ाई हो सकती है? जब घर से पढ़ाया जा सकता है तो घर पे पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? चलिए ठीक है, समय अतिक्रमित हो रहा है, आपकी अगली कक्षा आ रही होगी। मिलते हैं 4:15 बजे। अपना ध्यान रखिएगा, आज तत्सम तद्भव को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।